दोस्तों एक बार फिर आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में स्वागत है। आज है इंडियन इकोनॉमी का टेस्ट नंबर 7। इसके पहले हम लोग 6 टेस्ट कर चुके हैं और टेस्ट नंबर 7 में हम लोग जो है पार्ट 2 में, टेस्ट नंबर 2 के पार्ट 2 में जो है हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर और इंडियन फाइनेंशियल मार्केट इंश्योरेंस कवर कर रहे हैं। और आज क्वेश्चन नंबर 21 से 40 हम कवर करेंगे और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी एनालिसिस पर मिल जाएगा। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं या फिर यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए तो आपकी सबसे पहले अपडेट मिल सके। इसके अलावा बता दें, करंट अफेयर की भी क्लासेस चालू हो गई हैं। पूरा 1 ईयर की करंट अफेयर चालू है, जिसमें पॉलिटी की और इन्वायरमेंट इकोलॉजी की करंट अफेयर चल रही है। तो चलिए आज के टेस्ट की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें पूछा है, भारत में नियामक सहनशीलता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी रेगुलेटरी फॉरबेरेंस इन इंडिया के बारे में विचार करना। इसमें कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, यह बैंकों की परिसंपत्तियों के पुनर्गठन के मापदंडों को ढील देने की अनुमति देता है। ऑप्शन 2, इसे पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था में एलपीजी सुधार के बाद अपनाया गया था। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद भी इसे अपनाया गया था। ऑप्शन 3, 2012 में वैश्विक वित्तीय संकट समाप्त होने के बाद इसे तुरंत वापस ले लिया गया। तो ये जो बैंकों के लिए विनियामक सहनशीलता का अर्थ होता है कार्रवाई को रोकना और कुछ न कुछ करना। इसमें परिसंपत्तियां, जो एसेट्स होते हैं, उनके पुनर्गठन यानी रिस्ट्रक्चर के मापदंडों को ढील देना शामिल था। जहां पुनर्रचित परिसंपत्तियों को अब गैर निष्पादित अस्थियां यानी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए एनपीए को आकर्षित करने वाले प्रावधान के स्तर की आवश्यकता नहीं थी और तत्कालिक संकट से निपटने के लिए ये अपनाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 जो है सही। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है। यानी 2008 के जो वैश्विक मंदी थी उसकी आशंका को देखते हुए आरबीआई ने नियामक सहनशीलता यानी फॉरबेरेंस की नीति पेश की थी। इसने स्ट्रेस्ड जो एसेट्स को रिस्ट्रक्चर के मापदंडों में ढील दी थी और संपत्ति को एनपीए की स्थिति में अपग्रेड करना अब अनिवार्य नहीं था और इसके लिए अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी। वर्तमान में जब कोविड-19 की महामारी आई तो बैंक ऋणों को भी रोक लगा दी। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में एलपीजी सुधारों के बाद सहनशीलता की कोई प्रथा नहीं थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी गलत है। यानी जो फॉरबेरेंस या सहनशीलता आपातकालीन उपाय का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे पहले अवसर पर बंद कर दिया जाना चाहिए और जब अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, ना कि जब मुख्य आहार यानी जो वर्ष तक जारी रहता है। 2015 में जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सहनशीलता को 2011 में आर्थिक सुधार के संकेतों के बाद वापस ले लिया गया था और सर्वेक्षण में यह बात समझने में आई है कि महामारी के बाद उचित समय पर फॉरबेरेंस को यानी सहनशीलता को वापस ले लिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। 22 में क्या पूछा है, ट्रेजरी बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1, ट्रेजरी बिलों का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा अपनी दीर्घकालिक तरलता यानी लिक्विडिटी को पूरा करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 2, बैंक ट्रेजरी बिलों पर एसएलआर स्वीकृत सिक्योरिटी के रूप में नहीं रख सकते। तो इसमें बताना दोनों में कौन सा सही है। ट्रेजरी बिल के बारे में, ट्रेजरी बिल का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा 364 दिन की अवधि तक अपनी अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी को पूरा करने के लिए किया जाता है, लॉन्ग टर्म की लिक्विडिटी को पूरा करने के लिए नहीं। इसके अलावा ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 जो है ये भी गलत है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी सिक्योरिटी को एसएलआर की स्थिति निर्दिष्ट करता है। भारत सरकार को डेटेड जो सिक्योरिटी भारत सरकार के ट्रेजरी बिल राज्य सरकार द्वारा उनके बाजार उधार कार्यक्रम के तहत समय समय पर जारी राज्य विकास ऋण यानी एसडीएल जारी किया जाता है। तो इस प्रकार जो है ये भी गलत है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है, इसमें पूछा है कॉल मनी मार्केट यानी मांग मुद्रा बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1, कॉल मनी मार्केट एक इंटर बैंक मनी मार्केट है जहां धन उधार लिया जाता है और उधार दिया जाता है। ऑप्शन 2, मांग मुद्रा बाजार या कॉल मनी मार्केट केवल सिक्योरिटी पर ही उधार लिया जा सकता है। ऑप्शन 3,
व्यक्तियों को कॉल मनी मार्केट में उधार लेने या उधार देने की अनुमति नहीं होती है। अगर इसमें कॉल मनी मार्केट के बारे में ऑप्शन एक में जो बात की गई है तो अंतर बैंक मुद्रा बाजार है, ये बात जो है सही, जहाँ धन उधार लिया जाता है और उधार दिया जाता है। ऑप्शन दो की बात करें तो इस बाजार में उधार सिक्योरिटी पर या सिक्योरिटी के बिना भी लिया जा सकता है, तो ये गलत है। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन भी सही है, यानी जो शेड्यूल कॉमर्शियल जो बैंक है यानी और सहकारी बैंक इस बाजार में उधारकर्ता ऋणदाता दोनों के रूप में काम करते हैं, जबकि LIC, GIC, म्यूचुअल फंड, IDBI, नाबार्ड को इस बाजार में केवल उधारकर्ता के रूप में काम करने की अनुमति है। तो इस प्रकार जो है इसमें कौन सा सही है, यानी केवल एक। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन एक, नगद प्रबंधन बिल, कैश मैनेजमेंट बिल गैर मानक और रियायती दस्तावेज हैं जो 91 दिन से कम परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। ऑप्शन दो, नगद प्रबंधन बिल यानी कैश मैनेजमेंट बिल भी ट्रेजरी बिल के समान अग्रिम रूप में जो है आते हैं। अगर बात करें इसमें कौन सा सही है तो ऑप्शन एक की बात करें तो कैश मैनेजमेंट बिल के बारे में ये जो है बातें सही जो है इसमें 91 दिनों से कम जो है परिपक्वता अवधि के लिए जारी की जाते हैं। इसके अलावा ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो गलत है, यानी केंद्र और राज्य दोनों के लिए RBI से उधार लेने के लिए सस्ता और साधन अग्रिम एक सुविधा है। ये उधार विशुद्ध रूप से अगर उनकी प्राप्तियों और व्यय के नकद प्रवाह में अस्थायी बेमेल से निपटने में मदद करता है और ट्रेजरी बिलों को प्रक्रिया रखा गया है और इसका मतलब है कि अग्रिम, हालांकि जो SWMA है प्रावधानों के तहत नहीं आता है, यानी वे मीन्स एडवांस के प्रावधानों के अंतर्गत ये नहीं आता है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन दो जो है गलत है, तो इसमें जो है केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, कॉमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट है और मनी मार्केट साधन है। ऑप्शन दो, कॉमर्शियल पेपर जो है कोलेट्रल द्वारा समर्थित है। ऑप्शन तीन, कमर्शियल बिल केवल जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। तो आपको कौन सा कथन सही है कमर्शियल पेपर के बारे में? अगर ऑप्शन एक की बात करें तो कमर्शियल पेपर जिसे CP कहा जाता है वह एक अल्पकालिक ऋण साधन है जो कंपनियों द्वारा आमतौर पर 1 वर्ष की अवधि के लिए मनी जुटाने के लिए जारी किया जाता है। यह एक जो है अनसिक्योर्ड मनी मार्केट का साधन जो एक वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है। ठीक है, और इसके बारे में आपने जो है PNB घोटाले के बारे में आपने बहुत सुना होगा। जब PNB घोटाला नीरव मोदी वाला था तो कमर्शियल पेपर के माध्यम से ही हुआ था। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो जो है गलत है, यानी अगर बात करें कमर्शियल पेपर की तो यह एक कोलेट्रल द्वारा समर्पित नहीं होता, यह केवल मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के उच्च श्रेणी रेटिंग वाली कंपनियों को ऐसे वाणिज्यिक पत्रों को उचित मूल्य पर बेच सकती है। इसके अलावा ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन भी गलत है, यानी कमर्शियल बिल एक निगम द्वारा जारी किए गए एक अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म जो है ऋण है जो अक्सर अल्पकालिक देनदारियों और सूची के वित्त पोषण के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें बात करें तो इसमें NBFC है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, मर्चेंट बैंक, सरकारी बैंक, म्यूचुअल फंड द्वारा जारी किया जाता है। इसने देश में 1992 से उपलब्ध पुराने बिल मार्केटों की जगह ले ली है, यानी केवल अनुसूचित बैंक नहीं उसके अलावा भी बैंक है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात, इसमें क्या पूछा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, म्यूचुअल फंड निवेशकों के पैसे को शेयर बाजारों में ही निवेश करते हैं। ऑप्शन दो, म्यूचुअल फंड भारत में बिल्कुल भी विनियमित नहीं है। अगर ऑप्शन एक की बात करें तो ये अपना पैसा जो है केवल जो है शेयर बाजारों में नहीं, इसके अलावा जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे अगर बात करें तो कॉल पैसा, अन्य संपत्ति, सोना, इस सब में भी निवेश करते हैं। तो इस प्रकार जो है ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो भी गलत है, यानी म्यूचुअल फंड को दोहरे नियामकों का प्रावधान यानी RBI और SEBI दोनों द्वारा जो है विनियमित किए जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IRDA यानी
बीमा नियामक विकास प्राधिकार सरकार द्वारा नियुक्त 5 सदस्यों के साथ बीमा क्षेत्रों में से एक नियामक निकाय है। ऑप्शन 2, बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2015 ने बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी है। ऑप्शन 3, भारत में जीवन और गैर जीवन बीमा पहुंच 20% पार कर गई है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन 1 की बात करें तो IRDA सरकार द्वारा जो 5 सदस्य नियुक्त की जाती है, 2 पूर्णकालिक होते हैं, 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, तो के साथ बीमा क्षेत्र के नियामक का निकाय है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 जो है गलत है। यानी बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2015 ने बीमा व्यवसाय को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो सीमा है 26% से बढ़ाकर 49% कर दी है। 100% एफडीआई की अनुमति नहीं दी है। अब बात करें ऑप्शन 3 की, ऑप्शन 3 गलत है। यानी वित्तीय वर्ष 20 में जीवन बीमा की पैठ की बात करें तो 82% और गैर जीवन बीमा की बात 82% नहीं, ये 8.82% है। और गैर जीवन बीमा की अगर बात करें तो इसमें 0.94% जो है उसके शेयर है। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी गलत है। तो इसमें जो है ऑप्शन पूछा है गलत ना, ऑप्शन बी जो है 2 और 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, सुरक्षा बाजार के उपकरणों को सीधे पूंजी संग्रहकर्ता दस्तावेज खरीदार के बीच कारोबार होता है। ऑप्शन 2, इक्विटी बाजार प्राथमिक बाजार का उदाहरण है। ऑप्शन 3, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बेचे गए शेयर प्राथमिक बाजार के उदाहरण है। कौन सा कथन सही है? अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है सही है, यानी सुरक्षा बाजार उपकरणों को सीधे संग्रहकर्ता दस्तावेज खरीदार के बीच कारोबार होता है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 गलत है, यानी प्राथमिक बाजार वह बाजार जहां सिक्योरिटी बनाई जाती है या बाजार में सिर्फ फर्म पहली बार जनता को नए स्टॉक और बॉन्ड के रूप में बेचते हैं। यानी अगर IPO आपने अप्लाई किया होगा तो वो प्राइमरी मार्केट का उदाहरण है। इसके बाद द्वितीयक बाजार में, ठीक है, शेयर बाजार भी कहा जाता है। IPO के बाद भी जो शेयर कर वो लेन देन करते हैं वो सेकेंडरी मार्केट होता है। अब बात करते हैं ऑप्शन 3 की, तो ऑप्शन 3 जो है गलत है। यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बेचे गए शेयर द्वितीयक मार्केट के उदाहरण हैं। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, 29 में क्या सही है? निम्नलिखित में कौन कृषि में संस्थागत कारकों के घटक हैं? ऑप्शन 1, भूमि स्वामित्व। ऑप्शन 2, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण। ऑप्शन 3, कृषि ऋण। ऑप्शन 4 है बीज। ऑप्शन 5, मध्यवर्ती उन्मूलन। तो इसमें बताना है निम्नलिखित में कौन कृषि में संस्थागत कारक के घटक हैं। तो इसमें अगर देखेंगे 1, भूमि स्वामित्व यानी लैंड होल्डिंग। इसके अलावा ऑप्शन 2 यानी कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। और इसके अलावा ऑप्शन 5 की बात करें एबॉल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, तो ये विकल्प जो है सही है, यानी ऑप्शन ए। संस्थागत कारक क्या होते हैं? उस विशेष सिस्टम को संदर्भित करता है जिसके तहत भूमि का स्वामित्व और प्रबंधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं क्या पूछा है। फसल प्रतिरूप यानी क्रॉपिंग पैटर्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1, किसी क्षेत्र में क्रॉपिंग पैटर्न का पर तापमान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन 2, एकल फसल पौधों में कीट और बीमारियों को फैलाने के लिए स्थिति पैदा करता है। ऑप्शन 3, देश में फसल प्रतिरोध को प्रभावित करने में आय अधिकतम करण पहलू का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी द इनकम मैक्सिमाइजेशन एस्पेक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द क्रॉपिंग पैटर्न इन द कंट्री। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में? अगर ऑप्शन 1 की बात करें, किसी क्षेत्र में फसल प्रतिरूप पर तापमान का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्येक फसल को अपनी वृद्धि विकास के लिए एक विशिष्ट तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी सही है। यानी अगर आपने मोनोक्रॉपिंग के बारे में सुना होगा तो मोनोक्रॉपिंग एक ही भूमि पर साल दर साल एक ही फसल उगाने की कृषि पद्धति है। जैसे मक्का, सोयाबीन, गेहूं जैसी फसलें अक्सर ऐसी तकनीकों का उपयोग करके उगाई जाती हैं। ठीक है, हालांकि जो है इनसे कीट और बीमारियां फैल सकते हैं, फिर उनका तेजी से प्रसार हो सकता है, जहां एक समान फसल एक रोगजनक के लिए अति संवेदनशील होती है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी सही है। यानी कीमतें और आय अधिकतम करण कई तरह की फसलों के रकबे को प्रभावित करती हैं। 2 फसल के बीच मूल्य अंतर से फसलों के पक्ष में फसल प्रतिरूप में बदलाव होता है।
और बेहतर प्रतिफल देती हैं। किसानों और फसलों के लिए प्रस्तावित जो एमएसपी को भी किसानों द्वारा पसंद किए जाने वाले फसलों के संयोजन को प्रभावित करती है। यानी एमएसपी जिस पे ज़्यादा होगी वो फसल ज़्यादा उगाएंगे किसान, वो प्रभावित करती है। तो इस प्रकार जो है इसमें कौन सा गलत है, यानी इनमें से कोई नहीं गलत है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा है? 31 में पूछा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो है स्कीम है। ऑप्शन दो, पात्र लाभार्थी को ऋण के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा ऑप्शन 3 है पात्र लाभार्थी किसान, एफपीओ, कॉर्पोरेट सोसाइटी, इसके अलावा एसएसजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप और संयुक्त देता यानी ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप समूह है। तो इसमें आपको बताना है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में कौन सा कथन सही है। अगर बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, यह सेंट्रल सेक्टर योजना है। यानी सेंट्रल क्षेत्र की योजना वे योजनाएं जो पूरी तरह से जो है सीधे केंद्र द्वारा फाइनेंस की जाती हैं और निष्पादित की जाती है। केंद्र सूची के विषय के आधार पर केंद्र द्वारा योजनाएं तैयार की जाती हैं। कृषि जो है अवसंरचना कोष जो है एक केंद्रीय यानी सेंट्रल सेक्टर की योजना है जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड मतलब उसमें 60-40 का शेयर होता है, सेंट्रल सेक्टर मतलब 100% जो है सेंट्रल का है। तो ये जो है सेंट्रल सेक्टर है, सेंटर प्रायोजित नहीं है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 जो है सही है, ठीक है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी सही है। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन बी जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? 32 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 है सहकार मित्र योजना सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षुओं के ऑनलाइन प्लेसमेंट के लिए शुरू की गई थी ताकि नियोक्ताओं को श्रमिक ढूंढने में मदद मिल सके और उम्मीदवारों को आवेदन करने की सुविधा हो। ऑप्शन 2, उड़ीसा के भवांतर भुगतान योजना ने एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच अंतर प्रदान करके किसानों को राहत प्रदान करने की मांग की है। ऑप्शन 3, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में नो टिलेज अपनाने से मिट्टी में कार्बन सी का पृथक्करण बढ़ता है। तो आपको बताना निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इंटर्नशिप कार्यक्रम यानी सहकार मित्र पर एक योजना शुरू की गई थी जो युवा पेशेवरों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की एक पहल थी। यह दोनों सहकारी समितियों के साथ साथ युवा पेशेवरों के लिए फायदेमंद रहेगी। सहकार मित्र योजना सहकारी संस्थानों को युवा पेशेवरों को एक नए अभिनव विचारों तक पहुंचने में मदद करेगी, जबकि इंटर्न्स को आत्मनिर्भर होने के लिए क्षेत्र में काम करने का अनुभव प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो है ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 जो है ये भी सही है, ये सही है यानी मध्य प्रदेश में भवांतर भुगतान योजना को एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच अंतर प्रदान करके किसानों को राहत प्रदान करने की मांग की गई थी। भवांतर भुगतान योजना जो है उड़ीसा की है, ठीक है, ये बात जो है सही है। और योजना का मूल उद्देश्य था दुर्घटना की स्थिति में किसानों को मुआवजा देना, उस हद तक बचाव करना। योजना के तहत पंजीकरण करने वाले किसानों को केवल तभी मुआवजा दिया जाता है जब उनकी बिक्री मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य के कम हो। तो इस प्रकार जो है ये उड़ीसा संबंधित है, ये बात सही है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी सही है। यानी जीरो टिलेज जो होता है वह प्रक्रिया जिसमें फसल के बीज को बिना पूर्व तैयारी के ड्रिलर के माध्यम से बोया जाएगा और पिछली फसल के ठूंठ यानी जो उसमें खेत में छूट जाते हैं उनको ठूंठ कहते हैं मौजूद है और वहाँ की मिट्टी को नुकसान पहुँचाएगा। जीरो टिलेज न केवल खेती की लागत को कम करता है बल्कि मिट्टी के कटाव, फसल की अवैध सिंचाई की आवश्यकता को भी कम करता है और इसके साथ जो है कार्बन का पृथक्करण में भी मदद करता है। इस प्रकार इसमें 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन। तो इसमें क्या पूछा, कौन सा कथन सही है ना? तो इस प्रकार जो है इसमें जो ये भवांतर भुगतान योजना है ये कहाँ की है, ये आप देखेंगे तो ये एमपी की है,
मैंने एक बार उड़ीसा करेक्ट कर दिया था, तो ये भावांतर भुगतान योजना ये एमपी की है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है केवल जो है 3 सही है, ठीक है, यानी 1 और 2 गलत है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो कृषि मेघ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह भारतीय मौसम विभाग का मौसम पूर्वानुमान उपकरण है। ऑप्शन 2, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन 3, यह पूरी तरह से विश्व बैंक द्वारा फाइनेंस है। कौन सा ऑप्शन गलत है? तो इसमें तीनों में बताना है आपसे कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन गलत। अगर बताएं कृषि मेघ भारतीय कृषि अनुसंधान काउंसिल का तथ्य वसूली केंद्र है, और तथ्य वसूली केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान मैनेजमेंट अकादमी हैदराबाद में की गई थी। इसे जो है राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत स्थापित किया गया सरकार और विश्व बैंक दोनों द्वारा, और यह भारत में कृषि क्षेत्र में जोखिम को कम करने, गुणवत्ता, उपलब्धता और ई गवर्नेंस अनुसंधान के विस्तार और शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए जो है बनाया गया था। इस प्रकार इसमें जो है तीनों ऑप्शन जो है सही है। यानी इसमें क्या पूछा कौन कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें ऑप्शन डी होगा, यानी तीनों ही गलत हैं, ठीक है, तीनों ही गलत है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा, ठीक है। गलत पूछा है ना, तो ऑप्शन डी होगा, यानी तीनों गलत है। सही सेंस उससे था, यानी गलत से था। दालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, दालें मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण मदद करती हैं। ऑप्शन 2, बिहार भारत में दलहन का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन 3, दलहन की फसल भारत में खरीफ मौसम में ही उगाई जाती है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए ऑप्शन ए की बात करें तो दलहन जो दाल की फसल होती है वो नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण मदद करती है, ये बात तो सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो भारत में प्रमुख दलहन उत्पादक राज्य की बात करें तो एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक राज्य है। इस प्रकार ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 जो है गलत है, यानी दलहन फसलें खेती कृषि वर्ष के खरीफ फसल और रबी जायद मौसम में की जाती हैं, ठीक है। यानी खरीफ में ही नहीं, खरीफ के अलावा भी रबी और जायद मौसम में भी की जाती हैं। तो इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन 1 जो है यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में अभी तक 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा हासिल नहीं किया है। ऑप्शन 2, जैविक किसान किसी प्रकार के उर्वरक का प्रयोग नहीं करते। ऑप्शन 3, इंडिया ऑर्गेनिक भारत में निर्मित जैविक खेती वाले खाद्य उत्पादों का प्रमाण चिन्ह देता है। कौन सा कथन सही है? अगर ऑप्शन 1 की बात करें, जैविक किसानों की संख्या भारत में पहले स्थान पर है। सिक्किम जो है पूरी तरह से जैविक खेती करने वाली दुनिया का पहला राज्य बन गया है, यानी 100%। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 जो है गलत है, यानी भारत में जैविक खेती में कृषि प्रक्रिया जैविक खाद और पशु या पौधे के कचरे के प्राप्त कीट नियंत्रण का उपयोग करती है। इस खेती में रासायनिक कीटनाशकों सिंथेटिक उर्वरकों के कारण होने वाली पर्यावरणीय पीड़ा का जवाब देना शुरू कर दिया। इस प्रकार खेती किसी भी प्रकार के कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता। हालांकि जैविक खेती में प्राकृतिक जड़ी बूटियां, प्राकृतिक कीटनाशकों, जैविक उर्वरकों, खाद का उपयोग किया जाता है। यानी किसी प्रकार का उर्वरक नहीं करते, ये बात गलत है। इसमें कीटनाशक जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 सही है, यानी इंडिया ऑर्गेनिक भारत में निर्मित जैविक खेती वाले खाद्य उत्पादों को एक प्रमाणन चिन्ह प्रदान करता है। इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन 3 सही, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा है? एपिडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? एपिडा को फलों, सब्जियों, मांस, अचार, ग्वार, गम, डेयरी उत्पाद के निर्यात, संवर्धन, विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऑप्शन 2, यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय है। ऑप्शन 3, इसे चीनी के आयात की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो एपिडा को कृषि और उससे जुड़े उत्पादों के निर्यात और प्रचार और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ठीक है, ये बात तो सही है। इसके अलावा एपिडा कृषि और फूड प्रोसेसिंग उत्पाद के निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1885 के तहत स्थापित किया एक वैधानिक निकाय है जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है, ठीक है।
तो इस प्रकार देखेंगे एपिडा ने प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद का स्थान लिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 सही है, यानी एपिडा को चीनी आयात की निगरानी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा है, एमएसपी के संदर्भ में यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के संदर्भ में विचार करना, कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन 1, एमएसपी का निर्धारण करते समय अंतर फसल मूल्य समता और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। ऑप्शन 2, एमएसपी विश्व व्यापार संगठन के एम्बर बॉक्स श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 3, एमएसपी को उस मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर एफसीआई पीडीएस खपत के लिए खाद्यान्न बेचता है। तो एमएसपी के रूप बताना है। ऑप्शन 1 की बात करें तो कृषि लागत और मूल्य आयोग एमएसपी का निर्धारण करते समय निम्नलिखित कारकों पर ध्यान रखता है। यानी एमएसपी का निर्धारण कौन करता है, एमएसपी का निर्धारण कृषि लागत मूल्य आयोग करता है, जिसमें क्या क्या वो ध्यान रखता है, उत्पादन की लागत, इनपुट कीमत परिवर्तन, इनपुट आउटपुट मूल्य क्षमता, बाजार की कीमत के रुझान, डिमांड और सप्लाई, अंतर फसल मूल्य समता, इंडस्ट्रियल कॉस्ट, संरचना पर प्रभाव, जीवन यापन की लागत प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति, भुगतान की गई फसलों कीमतों किसानों द्वारा प्राप्त कीमत की भी समानता, जारी कीमतों पर प्रभाव और सब्सिडी प्रभाव। तो इस प्रकार ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो एम्बर बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स में सब्सिडी शामिल है, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत करती है, क्योंकि इस बॉक्स के तहत किसी अन्य देश के सामान या समान उत्पाद की तुलना की जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन 3 की बात करें तो जिस कीमत पर एफसीआई पीडीएस उपभोग के लिए खाद्यान्न बेचता है उसे क्या कहते हैं, निर्गम मूल्य कहते हैं, जबकि एमएसपी कुछ कृषि उत्पाद सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर होती है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन 3 जो है गलत है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें हिंदी वाला थोड़ा सा लाइट हो गया है। तो निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है। कृषि के प्रकार दिया गया है, उसके फीचर्स दिया गया है। प्राइमेटिव यानी सब्सिडेंस फार्मिंग यानी आदिम निर्वहन खेती जो है ये मानसून और मिट्टी के प्रकृति पर उर्वरता पर निर्भर करती है। मिक्स्ड फार्मिंग जो है यानी मिश्रित खेती जो है ये पशुओं का पालन फसलों खेती के साथ होता है। इसके अलावा गहन खेती यानी इंटेंसिव फार्मिंग जो है ये कुल उपज बढ़ाने के लिए उच्च इनपुट का उपयोग करता है। तो इसमें आपको जो है सही उत्तर का चूज करना है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें तीनों ऑप्शन ही सही हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। यानी जो प्राइमेटिक यानी आदिम निर्वहन खेती होती है उसमें कुदाल, दाव, खुदाई की छड़ें और पारिवारिक कम्युनिटी श्रम जैसे आदिम औजारों की सहायता से भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिम निर्वहन कृषि की जाती थी। इस प्रकार की खेती में मानसून, मिट्टी के प्राकृतिक उर्वरता, उगाई जाने वाली फसलों के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करते थे। और मिक्स्ड फार्मिंग से क्या तात्पर्य है, खाद्य के साथ नकदी फसलों के साथ चारा और पशुओं की खेती, ठीक है। इंटेंस फार्मिंग के साथ क्या मतलब है, उर्वरक, श्रम, मशीनरी पर उच्च निर्भरता के साथ किए गए सीमित स्थान पर समग्र उपज बढ़ाने के लिए जो है हाई इनपुट और उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा है, वृक्षारोपण कृषि संदर्भ में यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर के संदर्भ में कौन सा कथन सही। ऑप्शन 1, वृक्षारोपण कृषि यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक प्रकार का व्यावसायिक खेती है। ऑप्शन 2, वृक्षारोपण कृषि में केवल खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। तो इसमें देखेंगे वृक्षारोपण कृषि जो है एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है, यानी खेती जो मुख्य रूप से कमर्शियल फसलों पर केंद्रित होती है, जो बदले में अच्छी मात्रा में लाभ देती है। उन्हें सभी मौसमों में उगाया जा सकता है और जिसमें पूरा साल एक ही फसल उगाई जाती है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो वृक्षारोपण यानी अगर बात करें तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर शब्द उन फसलों को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति, एक कंपनी के स्वामित्व और मैनेजमेंट के निकटवर्ती क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर उगाई जाती हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, कोको, नारियल, सुपारी, पाम ऑयल, काजू, चावल, नारियल, मक्का, गन्ना, केला। ये सब जो हैं इस प्रकार की फसलें हैं, यानी केवल खाद्य फसलें नहीं होती हैं, इसके अलावा कमर्शियल फसलें भी होते हैं। तो इस प्रकार ये भी गलत है, ये गलत है, ऑप्शन ए सही है, यानी ऑप्शन ए जो है इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 में क्या पूछा है, 40 में पूछा ऑपरेशन ग्रीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, यह किसानों को उपभोक्ता से जोड़कर टमाटर, प्याज, आलू
के संगठित विपणन पर केंद्रित है। ऑप्शन 2, इसका परिव्यय 50,000 करोड़ रुपए है। ऑप्शन 3, मूल स्थिरीकरण उपायों को लागू करने के लिए कृषि सहकारी विपणन महासंघ नोडल एजेंसी होगी। अगर बात करें ऑपरेशन ग्रीन की, तो एक मूल्य निर्धारण योजना जिसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनके द्वारा उत्पादित फसलों का सही मूल्य मिल सके। ठीक है। हाल ही में ऑपरेशन ग्रीन को टमाटर, प्याज, आलू यानी टॉप से लेकर सभी फलों सब्जियों यानी टोटल तक बढ़ाया गया, टॉप से टोटल तक। ठीक है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है, यानी जो ये मूल्य इसका परिव्यय जो है 500 करोड़ रुपए है, और जिसमें जो है 22,000 कृषि बाजारों के विकास भी इसमें मदद करना शामिल है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 सही, यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री जो है ने योजना शुरू की थी, जो अल्पावधि के तहत मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू करने के लिए कृषि विपणन सहकारी महासंघ और नोडल एजेंसी होगी। ठीक है। तो इस प्रकार इसमें कौन सही है, एक और 3, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है सही है। इससे 50,000 नहीं, इसमें 500 करोड़ रुपए है। तो इसके साथ ही हमारा जो है 40 क्वेश्चन का टारगेट पूरा हुआ। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा भी पसंद आया, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।